थी। पिछले लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन ये शुरू किया था। इसके अंतर्गत अप्रॉक्सीमेशन ऑफ गैमिट्स, युग्मकों का समागम किस प्रकार से होता है, उसके अलावा पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम और स्पर्म और जोना पेलिसुडा का बॉन्डिंग यानी उनका बंधन किस प्रकार का है, इसके बारे में पढ़ा था। अब आते हैं आगे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन। ये जो शुक्राणु होते हैं ये अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता इनमें प्रारंभ से ही नहीं पाई जाती। यानी शुक्राणुओं में अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता प्रारंभ से ही नहीं पाई जाती। ये देखा गया है कि सीधे वृषण से अगर आप टेस्टिस से शुक्राणु प्राप्त करते हैं और एक परिपक्व अंडाणु को निषेचित करवाना चाहें तो वो निषेचित नहीं कर सकता। यानी सीधे वृषण से प्राप्त शुक्राणु एक मैच्योर ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो शुक्राणुओं को या शुक्राणुओं के द्वारा अंड को निषेचित करने की योग्यता या क्षमता को योग्यता अर्जन इंग्लिश में कैपेसिटेशन कहते हैं। यानी शुक्राणुओं को भी अंड को निषेचित करने के लिए उसके लिए आवश्यक क्षमता हासिल करनी होती है। ये जो योग्यता अर्जन होता है ये उच्च श्रेणी के प्राणियों के शुक्राणु मादा जनन वाहिनी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में उपलब्ध सीक्रेशंस के संपर्क में आने पर और कुछ प्राणियों के शुक्राणु एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण वाला जो हिस्सा होता है उसमें प्राप्त करते हैं। यानी सीधे से टेस्टिस से यदि आप स्पर्म्स को प्राप्त करते हैं तो वो निषेचित करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है। इसके लिए इनको उच्च श्रेणी के प्राणियों में हायर एनिमल्स जो हैं उनकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो सीक्रेशंस कुछ होते हैं, जो स्राव होते हैं, उनके संपर्क में आने पर इनके अंदर वो योग्यता अर्जित होती है, वो क्षमता आती है ताकि ये निषेचित कर सके अंड को। और कुछ प्राणियों में क्या होता है कि ये इनका जो वृषण का एपिडिडाइमिस वाला जो हिस्सा होता है वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ ये योग्यता अर्जित इनके अंदर योग्यता अर्जित ये कर पाते हैं। होता क्या है कि यहाँ जो शुक्राणुओं की सतह होती है, सरफेस होती है स्पर्म्स की, उस स्पर्म्स की सतह पर जो कुछ इनएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ निष्क्रिय पदार्थ होते हैं, वो निष्क्रिय पदार्थ हटा दिए जाते हैं और इनके जो रिसेप्टिव साइट्स हैं, रिसेप्टर साइट्स हैं, कुछ ऐसे स्थान जो कि ग्राही स्थान कहलाते हैं, विशिष्ट ग्राही स्थल कह सकते हैं इनको, रिसेप्टर साइट्स होती हैं, वो अनावृत हो जाती हैं। अनावृत मतलब वो पहले जो इनएक्टिव पदार्थों से ढकी हुई रखती हैं, वो इनएक्टिव पदार्थ जब हट जाते हैं तो इनकी जो रिसेप्टर साइट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। और यही कारण है कि ये जब अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो ये रिसेप्टिव साइट्स जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम आयन है वो भी इनके योग्यता अर्जन में बहुत ही सहायक होते हैं। तो कुल मिला के कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि शुक्राणु जो होते हैं उसको भी अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करनी होती है। और ये कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकती है ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। जो एक्रोसोम होता है उसकी अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया और उसके बाद उसके द्वारा पेनिट्रेशन का जो हिस्सा है ये हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। कुछ प्राणियों को छोड़ दें तो लगभग सभी प्राणियों के अंडों पर एक या अधिक अंडावरण पाए जाते हैं। यानी जो ओवम होते हैं उनके ऊपर एक या एक से अधिक कवरिंग्स होती हैं, आवरण होते हैं, लेयर्स होती हैं। निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि शुक्राणु द्वारा इन लेयर्स को भेद कर अंदर प्रविष्ट होना होता है। तो कुछ प्राणियों में जैसे इंसेक्ट्स हैं या फिशेस हैं, इनके अंडों में शुक्राणु के प्रवेश हेतु तो निश्चित छिद्र पाए जाते हैं
जिनको माइक्रोपाइल कहते हैं या अंड द्वार कहते हैं। यानी अगर इंसेक्ट के एग को देखोगे तो इंसेक्ट के एग का जो आवरण होता है वो तो कठोर होता है, उसको गलाकर उसको पेनिट्रेट करके स्पर्म्स उसके अंदर प्रवेश कर सकें ये संभव नहीं होता। इसीलिए प्राकृतिक रूप से उसके अंडे में एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस छिद्र के माध्यम से स्पर्म्स जो हैं उसके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कुछ मछलियों के अंडे में भी देखने को मिलती है। सी अर्चिन का जो शुक्राणु होता है वो श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सी अर्चिन का जो शुक्राणु होता है उसमें रेस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उससे उस स्थान का समुद्री जल एसिडिक हो जाता है, जहाँ वो है वहाँ वो अम्लीय माध्यम क्रिएट हो जाता है, अम्लीय माध्यम बन जाता है। तो ये जो अम्लीय माध्यम है तो वहाँ ये अम्लीय माध्यम वहाँ स्थित अंडों का जो आवरण होता है, बाहर की जो कवरिंग होती है, उसको नष्ट कर देता है और शुक्राणु आसानी से अंडों में प्रवेश कर जाते हैं। यानी ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं ताकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया को आसान बनाया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर अंडे जो होते हैं उनके बाहर कवरिंग पाई जाती है। तो उस कवरिंग को या तो गलाने की व्यवस्था शुक्राणु के पास होनी चाहिए या फिर कोई अंडे में प्रवेश करने के लिए कोई द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसी अलग अलग एनिमल्स के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली शुक्राणु के द्वारा अंडाणु का जो भेदन होता है ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो शुक्राणु के शीर्ष में यानी टॉप वाले एरिया में एक्रोसोम पाया जाता है। तो ये जो एक्रोसोम होता है ये कुछ लाइटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन करता है। लयनकारी एंजाइम्स होते हैं उनका सीक्रेशन करता है ये एक्रोसोम वाला हिस्सा। और ये जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। यानी स्पीशीज़ स्पेसिफिक का मतलब है कि जाति विशिष्ट के हिसाब से होते हैं। यानी जो शुक्राणु जिस जाति के प्राणी का है उसी जाति के अंडाणु के भेदन में काम में आने वाले ही लयनकारी एंजाइम्स ये सीक्रेट करता है। सामान्य रूप से इन्हें स्पर्म लाइसिन्स बोलते हैं, शुक्राणु लाइसिन भी इनको सामान्य रूप से कह देते हैं। ये जो लाइसिन होते हैं अंडाणु के आवरण जो होता है उसका बाहर का उसको गला देते हैं ताकि शुक्राणु का प्रवेश उसमें आसान हो जाए। और इसी की क्रिया को, ये जो क्रिया होती है इसी क्रिया को एक्रोसोम रिएक्शन कहा जाता है, एक्रोसोम अभिक्रिया कहा जाता है। ये जो आप एक डायग्राम आप देख रहे हो, एक चित्र देख रहे हो, इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है ये चित्र के द्वारा बताई गई है कि कैसे एक्रोसोम के अंदर ये रिएक्शन होती है और इसमें एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण होता है और एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। स्तनधारी प्राणियों के जो अंडाणु का जो सबसे बाहर का आवरण होता है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जितने भी मैमल्स होते हैं उनके एग के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, इसका बाहरी आवरण होता है और ये फॉलिकल सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, फॉलिकल सेल्स के द्वारा ये निर्मित होता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये हाइलुरोनिक अम्ल, एक एसिड होता है हाइलुरोनिक एसिड, उसके द्वारा आपस में ये सारी कोशिकाएं चिपकी रहती हैं। तो स्तनियों का एक्रोसोम जो होता है वो हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का सीक्रेशन करता है। तो ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है ये हाइलुरोनिक अम्ल को गला देता है और उससे क्या होता है कि फॉलिकल सेल्स जो है वो अलग अलग हो जाती हैं और शुक्राणु का अंडाणु के अंदर प्रवेश थोड़ा सहज हो जाता है। एक्रोसिन नामक एंजाइम भी सीक्रेट किया जाता है। तो ये जो एक्रोसिन नामक एंजाइम सीक्रेट किया जाता है इससे जो दूसरी लेयर है ज़ोना पेल्यूसिडा, वो ज़ोना पेल्यूसिडा को भी गलाना शुरू कर देता है, उसको भी वो गलाकर मार्ग को सहज बनाता है। तो शुक्राणु जब अंडे के संपर्क में आता है तो एक्रोसोम अभिक्रिया तभी शुरू हो जाती है। जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आएगा तुरंत एक्रोसोम रिएक्शन शुरू हो जाएगी और जिस स्थान से शुक्राणु अंडाणु से संपर्क करता है, टच करता है, वहीं पर एक्रोसोम की जो प्लाज्मा झिल्ली है
वो टूट जाती है और टूट के एक दृढ़ नलिका, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्यूब या उसको प्रवर्ध भी कह सकते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। इसको एक्रोसोमल ट्यूब भी कह लीजिए, एक्रोसोमल फिलामेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो एक ट्यूब जैसी बन जाती है, ये ट्यूब या फिलामेंट अंडाणु को पेनिट्रेट करने का कार्य करता है, उसको भेदने का कार्य करता है। और लगभग इसकी जो लंबाई है ये जो ट्यूब की, ये 1 से लेके 75 माइक्रोमिलीमीटर तक हो सकती है। एक्रोसोम ट्यूब जो होती है ये वृद्धि करती है और वृद्धि करके अंत में अंडाणु की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उस प्लाज्मा झिल्ली से अटैच हो जाती है। और उसमें अटैच होने के बाद जैसे कुछ प्राणी जैसे पॉलीकीट्स हैं, उनमें एक से अधिक एक्रोसोम ट्यूब्स बनती हैं, तो वो कई स्थानों से वो अटैच होती है प्लाज्मा झिल्ली से। लेकिन जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं, उनमें ये जो एक्रोसोम नलिका होती है इसका निर्माण नहीं होता। ये शुक्राणु का शीर्ष भाग जो होता है उसकी अंडे की प्लाज्मा झिल्ली पर कुछ जाकर चपटा हो जाता है। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, तो जहाँ से वो टच करता है अंडे को, और वहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली पर जाकर कुछ चपटा हो जाता है और कुछ लाइटिक एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट कर दिए जाते हैं, और जिससे वो अंडावरण जो होता है वो गलने लग जाता है और उसे भेदता हुआ सीधे शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। ये स्तनधारी प्राणियों के संदर्भ में बात है। बाकी दूसरे प्रकार के कई प्राणी हैं जिनमें एक्रोसोमल ट्यूब का निर्माण होता है, और ये पूरी क्रिया जो है एक्रोसोम रिएक्शन या और पेनिट्रेशन ये कहलाती है। अब आते हैं एक्टिवेशन ऑफ ओवम के ऊपर। एक्टिवेशन ऑफ ओवम, एक्रोसोम जैसे ही अंडाणु से संपर्क करता है, उससे स्पर्श करता है, अंडे में भी अनेक प्रकार की आकारिकी और कारिकी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो अंडे में शुरू हो जाते हैं उसमें भी, जैसे ही वो उसको स्पर्श करता है एक्रोसोम। यानी जैसे एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म था, वैसी एक्टिवेशन ऑफ ओवम भी है। स्पर्म को कहते हैं कैपेसिटेशन, वो योग्यता अर्जित करता है। इधर ये सक्रियण होता है इसके अंदर, अंडाणु का सक्रियण, यानी अंडाणु भी जैसे ही स्पर्म उससे टच करता है तो वो सक्रियण उसमें प्रारंभ हो जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसी को अंडाणु का सक्रियण कहा जाता है। कुछ प्रमुख परिवर्तन जो इसमें होते हैं वो जैसे कि अंडाणु का जो कलर होता है, जहाँ से स्पर्म ने उसको टच किया है अंडाणु को, वहीं से अंडाणु का रंग का परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। जो कुछ प्रमुख परिवर्तन इसमें होते हैं उन बता रहा हूँ आपको। और अंडाणु और शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली का जो संयोजन का स्थान होता है, उस पर अंडकोशिका का कोशिका द्रव्य एक गोलाकार उभार जैसा निर्मित कर देता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कोन कहा जाता है। जैसे ये आपको मैं एक और स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें जो चित्र बने हुए हैं, इसमें जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सभी आप देख सकते हैं आसानी से। निषेचन शंकु जिसे बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन, वो आप आसानी से देख सकते हैं। ये ई और एफ के अंदर और डी में भी ये दिखाया गया, ठीक है। ये कैसे बना? ये बना कि जो अंडाणु और शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली जहाँ मिलती है, वहाँ पर ये जो कोशिका द्रव्य है इसका, ओवम का, वो एक गोलाकार उभार निर्मित कर देता है। उसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है और इसमें कई तरह के स्यूडोपोडिया जैसे निकले हुए दिखाई देते हैं। कुछ कूटपादीय उभार जिनको कहेंगे वो बनते हैं। इसके अलावा जो निषेचन शंकु है वो धीरे धीरे शुक्राणु को आंशिक या समग्र रूप से निगल जाता है। यानी निगलने का मतलब है कि शुक्राणु जो है वो या तो उसका कोई अंश या वो पूरा का पूरा ही अंदर ओवम के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको अंदर की तरफ ले लिया जाता है। मनुष्य में जो शुक्राणु है उसकी स्थिति में क्या होता है कि उसका जो
टेल वाला पार्ट है, पूंछ वाला पार्ट है, वो बाहर छोड़ दिया जाता है। शेष जो पूरा शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब शुक्राणु के अंडे में चले जाने के बाद ये जो निषेचन शंकु है, फर्टिलाइजेशन कोन है, ये रिट्रैक्ट करता है, यानी इसमें आकुंचन की क्रिया होती है। अंडाणु में शुक्राणु केंद्रक, यानी अंडाणु में अब क्या क्या गया, शुक्राणु केंद्रक, पेरिएक्रोसोमल जो मटेरियल है वो, और इसके अलावा जो उसका समीपस्थ तारककाय है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था वो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं कुछ, ये सभी उसके अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं और शेष चीज़ें बाहर छोड़ दी जाती हैं। शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात, शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात अंडाणु में अनेक परिवर्तन होते हैं। अंडाणु में जैसे पानी है उसके अंदर, ग्लाइकोजन और फॉस्फेट के प्रति ये जो अंडे की जो झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, पारगम्यता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जैसे हो रहा है उसमें, उसकी दर बढ़ जाती है। और जो शर्करा हैं उनका अपघटन होने लग जाता है। अंडे में अनेक आयन्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की सक्रियता जो है वो बढ़ जाती है, उसमें भी वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार से यदि देखो तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। डीएनए का जैसे संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, वो बढ़ जाती है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं अंडाणु के अंदर शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद प्रारंभ हो जाते हैं। फिर ये जो फर्टिलाइजेशन कोन है, इसके निर्मित होने के तुरंत बाद अंडे का जो कोशिका द्रव्य है, उसके कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में बहुत तरह के फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं जो कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में होती हैं, उनको कॉर्टिकल रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बाहरी हिस्से में होते हैं इसके, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनके द्वारा जो एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं वो अंडे की सतह पर पाए जाने वाले जो शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन्स को रूपांतरित कर देते हैं। यानी अंडे की सरफेस पे शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, यानी वो भी शुक्राणु को अट्रैक्ट करने के लिए, निषेचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब ये एक क्रिया और भी है कि जैसे ही क्या कहते हैं, एक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो दूसरे शुक्राणु प्रवेश ना कर सकें, तो इसलिए ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है वो शुक्राणुग्राही जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनकी नेचर को चेंज कर देते हैं। जैसे ही वो प्रवेश कर लेता है एक शुक्राणु, तो ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इनकी भूमिका होती है उसमें। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनकी नेचर को चेंज कर लेते हैं, ताकि फिर बाकी बचे हुए जो स्पर्म्स हैं उनको अंदर प्रवेश ना मिले। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है उनके निर्माण में भी सहायक होते हैं। और ये जो इसके साथ साथ जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में, उसको प्लाज्मा झिल्ली को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की होती है। और ये जो निषेचन कला है ये एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को फिर रोक लेती है। तो स्तनधारी प्राणी जितने भी होते हैं, मैमल्स जितने भी होते हैं, उनमें ये निषेचन कला का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन उससे पहले जो शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन का रूपांतरण है वो अवश्य होता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सारी की सारी घटनाएं एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंतर्गत आती हैं, यानी अंडाणु का सक्रियण किस प्रकार से होता है। अब अगला स्टेप है फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई और एम्फीमिक्सिस। ये और कुछ अन्य चीज़ें आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।